नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार ऑनलाइन में। चैनल है जीएस धमाका विद विकास सर पे। आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास में, और मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना को। तो रजिया सुल्ताना पे आइए चर्चा करते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आइए देखते हैं रजिया सुल्तान। मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान 1200, इसका समय पीरियड है 1236 से लेकर के 1240 तक। इसको एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन करवा देते हैं। क्या हो जाएगा? रिवीजन से तैयार हो जाएगा। कहाँ तक हुआ है, कुछ याद है? आइए देखते हैं। रजिया शासिका जो बनती है, शासिका। रजिया को शासिका किसने बनाया? तो दिल्ली के जनता ने बनाया। क्योंकि इसके पहले आप जानते हैं जो शाह तुर्कान थी, इतना अधिक दान की थी, इतना अधिक कि दिल्ली में क्या हुआ था, अराजकता फैल गई थी। अराजकता फैलने के कारण पूरा राजकोष खाली हो गया था। तो शासिका, रजिया को शासिका बनाती है दिल्ली की जनता। कहाँ की जनता? दिल्ली की जनता इसको शासिका बनाती है। जनता, दिल्ली की जनता शासिका बनाती है। और रजिया जैसे ही शासक बनती है, वस्त्र धारण करने लगती है, लाल वस्त्र। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र धारण करने लगती है। यही लाल वस्त्र धारण करने से क्या होता है? यही सबसे बड़ी गलती कर बैठी, वस्त्र धारण की। अब कुछ आइए देखते हैं कैसा वस्त्र है। लाल वस्त्र। लाल वस्त्र दिल्ली सल्तनत में किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। लाल वस्त्र दिल्ली की सल्तनत में न्याय का प्रतीक है, लेकिन आज के माने में नहीं। किस समय की बात है? ये बात है दिल्ली सल्तनत में। लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक, न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। जैसे ही रजिया लाल वस्त्र धारण करने लगी, लाल वस्त्र के साथ साथ ये भैया क्या पहनने लगी? कुबाह और कुलाह पहनने लगी। एक है कुबाह और एक है कुलाह। चलो आप लोग बताइएगा, कुबाह क्या है, कुलाह क्या है? हाँ, कुबाह क्या है? कुबाह क्या है? कुर्ता। और कुबाह क्या है? टोपी। कुल मिलाकर के जब दिल्ली दरबार में रजिया कुबाह, और इस तरफ आ जाइए, ज्यादा सही रहेगा, इस तरफ तो थोड़ा है। जब कुबाह और कुलाह पहनने लगी रजिया, तो जो दिल्ली के अमीर थे वो रजिया से क्या हो गए? नाराज हो जाते हैं। वो सोचते हैं हमारे ही दरबार की, हमारे ही समाज की स्त्री है, और कैसा वेशभूषा धारण कर रही है? मर्दाना वेशभूषा धारण कर रही है। और एक और है, जो अमीर लोग हैं, ये अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे ऊपर एक महिला शासन कर रही है। कौन शासन कर रही है? महिला शासन कर रही है, और अपने को अधीन मानते हैं। ये भी इनसे सहा नहीं जाता। किससे नहीं सहा जाता? जो दिल्ली के अमीर लोग हैं। तो आइए देखते हैं। रजिया एक भैया उपाधि धारण करती है। उपाधि वो उपाधि है क्या? उमदद उल निस्वा की। किसकी उपाधि है? उमदद उल निस्वा की उपाधि। उमदद उल निस्वा की उपाधि धारण करने वाली दिल्ली सल्तनत की कौन सी शासिका है? रजिया सुल्ताना है। अब बात आती है उमदद उल निस्वा की उपाधि कहाँ धारण की थी? तो धारण की थी वो सिक्कों पर। किस पे? सिक्कों पर। ये जो सिक्का चलाई थी, उसी पे इसका नाम मिलता है क्या?
उमदद उल निस्वा किसकी उपाधि है? रजिया सुल्तान की। तो इतना हो गया था, नोट में लिखिएगा नोट। रजिया सुल्तान अपने सिक्कों पर, रजिया सुल्तान अपने सिक्कों पर उमदद उल निस्वा की उपाधि धारण करती है, उमदद उल निस्वा की उपाधि धारण करती है। उमदद उल निस्वा की उपाधि धारण करती है। ठीक, किस पे धारण करती है? सिक्कों पर। उमदद उल निस्वा। अब इधर कुछ आप लोग बताइएगा, ये जो कुबाहा है, कुलाहा है, ये जब पहन के आने लगी, यही इसके क्या बनता है? पतन का कारण बन जाता है। अगर ये वेशभूषा में आती, स्त्री वेशभूषा में आती, हो सकता था इसका उतना विरोध न होता। हिंदू धर्म में कुछ उदारता है, लेकिन इस्लाम धर्म में उस समय की बात सोचिए, उदारता नहीं थी वस्त्र लेकर के, और यही इसके क्या हुआ? समस्या खड़ी हो गई। इतना तक हो गया था। आगे चलें, आइए देखते हैं। रजिया, रजिया, रजिया को शासक किसने बनाया था? शासक आप बोलिए। दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता ने रजिया को शासक बनाया। तो रजिया जब शासिका बनती है तो कुछ ऐसे अमीर हैं जो रजिया से क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, एर्तगीन है, अल्तुनिया है, ये सब क्या होते हैं? नाराज होते हैं। रजिया से कौन कौन नाराज हो रहा है? तो आइए इसे हम देख लेते हैं। एक है अमीर जिसका नाम है एर्तगीन। एर्तगीन, एर्तगीन क्या होता है? नाराज हो जाता, एर्तगीन है। एक है अल्तुनिया, ये भी अमीर है, अल्तुनिया, अल्तुनिया, अल्तुनिया। एक और अमीर है जिसका नाम है कबीर खां अयाज। एक अमीर और है, वो है कबीर खां अयाज, कबीर खां अयाज, अयाज। एक है जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन, जमालुद्दीन याकूत, याकूत। आप देख रहे हैं, एर्तगीन, अल्तुनिया, कबीर खां अयाज और जमालुद्दीन याकूत, ये अमीर हैं। कहाँ के अमीर हैं? दिल्ली दरबार के। कहाँ के अमीर हैं? दिल्ली दरबार के ये अमीर हैं। अब ये सब रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहते हैं। क्या रचना चाहते हैं? षड्यंत्र। इसमें देखिएगा, एर्तगीन, अल्तुनिया, कबीर खां, ये तीनों राय मशविरा आपस में करेंगे। कौन कौन राय मशविरा करेगा, राय सलाह बनाएगा? एर्तगीन, अल्तुनिया, कबीर खां अयाज। ये जो जमालुद्दीन याकूत है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, जमालुद्दीन याकूत ये रजिया का प्रेमी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार कहते हैं जमालुद्दीन याकूत रजिया का प्रेमी है, क्योंकि अफगान के जो घोड़े होते थे वो काफ़ी बड़े बड़े 6 से 7 फुट के घोड़े हुआ करते थे। अब ये रजिया जो थी छोटी थी, तो ये अस्तबल का प्रधान है। अस्तबल का प्रधान कौन है? जमालुद्दीन याकूत, अस्तबल का प्रधान। इसे भी लिख देंगे ताकि आपको याद रहे। अस्तबल का प्रधान पूछा गया है यूपीएससी ने। अस्तबल का प्रधान, अस्तबल का प्रधान कौन है? जमालुद्दीन याकूत। अस्तबल उसे कहते हैं जहाँ पे शाही घोड़े बांधे जाते हों। जहाँ पे शाही घोड़े बांधे जाते हों उसे कहते हैं अस्तबल, और जो उसकी देख रेख करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं?
अस्तबल का प्रधान। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है, ये समझने वाली ज़्यादा है, लिखने वाली कम है। तो जब रजिया घोड़े पे बैठती थी, शासिका तो है ही, घोड़े पे बैठती थी तो इससे घोड़े पे बैठाता था कौन? जमालुद्दीन याकूब घोड़े पे बैठाता था। तो और लोग देख के नाराज होते थे, ईर्षा होती थी, और इससे अफवाह फैला दिए कि रजिया का क्या है? प्रेमी है। कौन? इतिहास। हाँ, इतना बात समझ में आ गया। अब आइए, इर्तगीन, अल्तुनिया, कबीर खां अयाज। अब प्लान बनाते हैं, और ये इर्तगीन जो है सबसे शातिर, सबसे बुद्धिमान, सबसे चालाक, सबसे पढ़ा लिखा कौन है? इर्तगीन। इर्तगीन कहता है, किससे कहता है? कबीर खां से कहता है, सबसे पहले भाई तुम विद्रोह करो। किससे कह रहा विद्रोह करो? कबीर खां। कबीर खां विद्रोह करता है, और करता कहाँ है? ये कबीर खां विद्रोह करेगा लाहौर में। कहाँ करेगा? लाहौर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? लाहौर में। लाहौर में कौन विद्रोह कर दिया? कौन? कबीर खां अयाज ने लाहौर में विद्रोह कर दिया। अब आप लोग जरा हमें बताएं कि रजिया शासिका है दिल्ली में, और कबीर खां विद्रोह लाहौर में क्यों किया? आप लोग जरा मंथन करें, चिंतन करें 10 सेकंड के अंदर। क्यों किया भाई, बताइए। क्योंकि अगर एक कबीर खां अयाज दिल्ली में विद्रोह करता तो जनता इसे बख्शती? क्योंकि शासक का किसने बनाया है? जनता। ते कबीर खां अयाज लाहौर का प्रांतपति है। क्या है? प्रांतपति। जब ये विद्रोह किया तो रजिया चली, अपना शाही घोड़ा, शाही सेना सजाई, पहुंची कहाँ? लाहौर। लाहौर में कहाँ? भटिंडा के पास। और इसके विद्रोह को क्या करती है? दबा देती है। इसका विद्रोह क्या हुआ? दब जाता है। किसका विद्रोह दब जाता है? कबीर खां अयाज का विद्रोह दब जाता है। इनकी बात समझ में आ गई? ये विद्रोही हैं, कहाँ करते हैं? लाहौर में करते हैं। रजिया इनको पराजित करती है, अब इनका विद्रोह समाप्त हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? पक्का? आगे चलें। अब आइए, अब ये जब देखते हैं ये दोनों भाई, ये तो पराजित हो गया। कौन पराजित हो गया? कबीर खां अयाज। तब इर्तगीन और अल्तुनिया आपस में विचार विमर्श करते हैं। क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं कि अब क्या किया जाए, ये तो पराजित हो गया। तब जो इर्तगीन है ये सलाह देता है किसको? इर्तगीन सलाह देगा अल्तुनिया को कि भाई तुम विद्रोह करो। कौन विद्रोह करेगा? अब अल्तुनिया करेगा विद्रोह। विद्रोह जब अल्तुनिया ने विद्रोह किया, अब रजिया चली इसके विद्रोह को दबाने। कौन चली? रजिया। अब क्या हो जाती है? रजिया उस विद्रोह में हो जाती है पराजित। किससे पराजित हो गई? अल्तुनिया से। अल्तुनिया ने रजिया को गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। किस में डाल दिया? जेल में। अब जब जेल में डाल दिया, किसने जेल में डाला? अल्तुनिया। किसको डाला? रजिया को। अब ये बात पता चल जाती है इर्तगीन को कि रजिया क्या हो गई है? कैद हो गई है। तो इर्तगीन इस समय दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। अब ये क्या करता है? इन्हीं रजिया के परिवार के, इल्तुतमिश के परिवार के एक सदस्य हैं जिनका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। क्या नाम है? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह को इर्तगीन ने दिल्ली का शासक बना दिया। क्या बना दिया? दिल्ली का शासक। ध्यान से सुनिएगा। जब रजिया जेल में कैद हुई, किसने किया? अल्तुनिया ने। तो इर्तगीन मुइजुद्दीन बहराम शाह को क्या बना दिया?
दिल्ली का शासक बन गया। अब दिल्ली का जैसे शासक बना मुइजुद्दीन बहराम शाह, इर्दगीन बन गया दिल्ली का नायब। अब ये मुइजुद्दीन बहराम शाह ने, इधर ध्यान दीजिएगा, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किसको, इर्तगीन को, किसको, इर्तगीन को बना दिया नायब। क्या बना दिया भैया, नायब मतलब वजीर, ये बन जाते हैं वजीर। एक पद दिया इनको नायब, नायब का पद मिला इर्तगीन को, इसे नायब ए मामलकात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नायब ए मामलकात। अभी हम लिखवा देंगे सब। जब मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना, अब और इर्तगीन क्या बन गया है, नायब बन गया है, इस बात की खबर मिल जाती है अल्तुनिया को। अल्तुनिया को खबर मिली कि इर्तगीन शासक किसको बना दिया है, अपना खुद क्या बन गया है। ये बात किसको पता चली, नहीं, जेल में रहते हुए बात पता चल गई रजिया को। ठीक, अब रजिया जो है अल्तुनिया से एक फरमाइश की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और ये जो अल्तुनिया है रजिया से मिलने के लिए क्या हो जाता है, राजी हो जाता है। जब राजी हो जाता है तो अल्तुनिया जेल में इससे मिलने लगता है। किससे मिलने लगता है, रजिया से। एक दो बार तीन बार मिला तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो दूरियां थी नज़दीकियां बदली। इतिहासकार कहते हैं मिलने से, एक बार मिला, दो बार तीन बार मिलने से क्या हुआ, इनमें प्रेम हो गया। किससे प्रेम हुआ, अल्तुनिया और रजिया में प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया तो दोनों ने विवाह कर लिया। कौन कौन, अल्तुनिया रजिया। रजिया जेल में थी, ये इससे मिली तो दोनों में प्रेम हुआ। अब प्रेम होने से अल्तुनिया और रजिया में क्या हो गई, शादी हो गई। अब दोनों प्लान बनाएंगे। क्या प्लान बनाएंगे, पुनः दिल्ली की गद्दी को क्या किया जाए, सत्ता पे कब्जा किया जाए। किस पे कब्जा किया जाए, सत्ता पे कब्जा की। किसकी सत्ता पे, दिल्ली की सत्ता पे। कौन प्लान बना रहा है, अल्तुनिया और रजिया। ठीक, अब ये दोनों दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके पहले आप इसे उतार लीजिए, बोल दें कि समझ गए हो। इधर देखिएगा, ये जो, फिर सुनिएगा, रजिया है, रजिया को शासक दिल्ली की जनता ने। ठीक, इससे तीन चार ऐसे लोग हैं जो रजिया के विद्रोही हैं। ये चाहते हैं रजिया दिल्ली की सत्ता पे न रहे, विद्रोही। इसके विद्रोही हैं इर्तगीन, अल्तुनिया, कबीर खां अयाज। वो जमालुद्दीन नहीं है, जमालुद्दीन है लेकिन उतना नहीं है जितना ये तीनों हैं। सबसे शातिर कौन है, यही सबको भड़काता है, तुम ऐसे ऐसे करो, गुरु यही है, बाकी सब उनके सपोर्टर हैं। ये जमालुद्दीन याकूत जो है अस्तबल का प्रधान है, क्योंकि रजिया जब घोड़े पे बैठती थी जमालुद्दीन याकूत ही उसे गोद में उठा के बैठाता था। इतिहासकार कह दिए इसी बात को देखकर ही रजिया का प्रेमी है। ठीक, अब कबीर खां अयाज विद्रोह करता है तो रजिया इसके विद्रोह को दबा देती है। ठीक, ये हो गए पराजित, एक का काम खत्म, ये तो सहयोग में है ही। अब बचे कितने, दो। अब इर्तगीन के कहने पर अल्तुनिया ने विद्रोह किया और रजिया इनके विद्रोह को दबाने जाती है। किसके विद्रोह को, अल्तुनिया। रजिया क्या हो जाती है, गिरफ्तार हो जाती, जेल में कैद कर दिया। किसने कैद किया, अल्तुनिया। अब दोनों, जैसे ही अल्तुनिया ने इसको कैद किया, पता चला किसको, इर्तगीन को। क्या पता चला, कैद हो गई। तुरंत क्या किया, इर्तगीन ने दिल्ली में मुइजुद्दीन बहराम शाह को क्या बना दिया, दिल्ली का शासक। और मुइजुद्दीन बहराम शाह ने इर्तगीन को क्या बना दिया, नायब। नायब पूछा जाता है, नायब मामलकात के पद पर सबसे पहले नियुक्ति किसकी हुई थी, इर्तगीन की। किसने ये पद बनाया था, मुइजुद्दीन बहराम शाह। अब इसके कहानी आगे, इससे आप उतार कर लीजिए, एक दो पॉइंट हम लिखवा देंगे, ऐसे आप उतार लीजिए। ठीक, उतारिए भाई। हाँ तो आइए देखते हैं। अब मुइजुद्दीन बहराम शाह क्या बन चुका है, शासक।
एक नोट लगाइएगा, नोट में लिखिएगा, नायब ए मामलकात के पद पर, नायब ए मामलकात के पद पर सर्वप्रथम नियुक्ति एर्तगीन की होती है। सर्वप्रथम नियुक्ति एर्तगीन की होती है, एर्तगीन की होती है। यूपीएससी ने पूछा कई बार, एर्तगीन की होती है। अब एक बार ऐसा प्रश्न पूछा कि नायब ए मामलकात का जो पद है किसने गठन किया था, तो लिखिएगा नायब ए मामलकात, नायब ए मामलकात के पद का गठन मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। हो गया? ओके, अब आइए आगे चलते हैं। अब रजिया, कौन भैया? रजिया और इसका प्रेमी प्लस पति कौन? अल्तुनिया, अल्तुनिया। रजिया और अल्तुनिया ये दोनों चलते हैं दिल्ली की तरफ। कहाँ चलते हैं? दिल्ली की तरफ, दिल्ली की सत्ता के लिए। किसके लिए? दिल्ली की सत्ता के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये चले हैं कहाँ? पंजाब के भटिंडा से। कहाँ से चले हैं? ये भटिंडा की जेल में कैद थी, जानते रहिएगा। रजिया किसके जेल में? अल्तुनिया की जेल में। अल्तुनिया की जेल में कहाँ? भटिंडा के जेल में। अब भटिंडा से चली, पंजाब में है, हरियाणा के रास्ते से आ रही थी। कौन आ रही थी? रजिया और अल्तुनिया। तो आप देखेंगे हरियाणा में एक जंगल है, आज भी वो जंगल है, कैथल का जंगल। कैथल के जंगल में रजिया और अल्तुनिया आराम कर रहे थे। अब कैथल का बड़ा भयंकर जंगल है, उसमें रहते थे लुटेरे, कुछ डाकू लोग। ये दोनों आराम कर रहे थे। लुटेरे डाकू ने क्या किया? अल्तुनिया और रजिया की वहीं हत्या कर दी। अब कहीं कहीं ये भी वर्णन मिलता है कि ये जो एर्तगीन है यही डाकू को भेजा था। हो भी सकता है ना, हो भी सकता है, लेकिन यही लिखा, कहीं किसी किताब में मिल जाता है कि एर्तगीन ने डाकू को भेजे थे, और कहीं पे ये मिलता है कि वहीं डाकू ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो रजिया और अल्तुनिया की कहानी 1240 में सेवा समाप्त। तो लिखिएगा, कैथल के जंगल में, कैथल के जंगल में अल्तुनिया और रजिया की कुछ डाकुओं ने हत्या कर दी, कुछ डाकुओं ने हत्या कर दी। कुछ डाकुओं ने हत्या कर दी। ओके, आगे चलें। अब इनकी हत्या हो चुकी रजिया और अल्तुनिया की। अब आइए, अगला शासक बनता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह, बहराम शाह, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है, एक ऐसा शासक है तो समझौतावादी शासक है। कैसा शासक है? समझौतावादी। तो आइए इसको समझते हैं। ये शासक कैसा है? शासक, ये शासक है समझौतावादी। कैसा शासक है? समझौतावादी, समझौतावादी। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझौतावादी शासक है। अब बात आती है किसके बीच में समझौता हुआ? तो समझौता हो जाता है एर्तगीन के बीच। किसके बीच? एर्तगीन, एर्तगीन के बीच, एर्तगीन के बीच होता है समझौता भैया। एर्तगीन, एर्तगीन, क्योंकि एर्तगीन ने इसको क्या बनाया था? शासक।
इसको फायदा कैसे मिला? जब रजिया क्या हुई? रजिया जेल में कैद हुई, तो फायदा उठा करके मुइजुद्दीन बहराम शाह को इर्तगिन ने क्या बना दिया? शासक बना दिया। अब आइए आगे देखते हैं। अब दिल्ली के सत्ता में, दिल्ली दरबार के सत्ता में 3 पद आ गए हैं। सत्ता में 3 पद, कितने पद? 3 पद आ गए हैं। अब आइए देखते हो 3 पद हैं कौन। वो 3 पद हैं भाई सत्ता में। एक तो स्वयं सुल्तान था ही, कौन? सुल्तान। सुल्तान के बाद अगला पद जो है वजीर का है, किसका है? वजीर का। और वजीर के बाद अगला पद जो है वह है नायब का, किसका? नायब। जो नायब का मतलब मान लीजिए सेक्रेटरी, सचिव, सबसे पढ़ा लिखा कौन था? नायब था। ये सुल्तान तो सुल्तान है ही, सुल्तान के बाद सुल्तान का वजीर, सुल्तान के बाद सबसे दूसरा महत्वपूर्ण पद था तो नायब का पद था। और नायब के पद पे कौन है इस समय विराजमान? इर्तगीन है, क्योंकि इर्तगीन ने ही इनको क्या बनाया है? सुल्तान यानी शासक बनाया है। लेकिन जब ये इर्तगीन जो है बड़ा महत्वाकांक्षी हो गया, क्या हो गया? बड़ा महत्वाकांक्षी हो गया। किसके समय महत्वाकांक्षी होता है? किसके समय? मुइजुद्दीन बहराम शाह के। कौन महत्वाकांक्षी हुआ? इर्तगीन। तो क्या करने लगा ये? दिल्ली दरबार में, कौन? इर्तगीन दिल्ली दरबार में भैया अपने घर के सामने, दिल्ली दरबार में घर के सामने, अपने घर के सामने भैया हाथी बनवाने लगा। क्या? हाथी। और शाही नौबत बजवाने लगा अपने घर पे। शाही नौबत, नौबत, नौबत मतलब समझ रहे हैं? ढोल नगाड़े, ढोल नगाड़े बजवाने लगा। कौन? इर्तगीन। और ये विशेषाधिकार किसका है? ये विशेषाधिकार है शासक का। शासक के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने लगा इर्तगीन। इर्तगीन नायब के पद पे है। अब इस समय इसकी अंतरात्मा जगी। किसकी अंतरात्मा जगी? मुइजुद्दीन बहराम शाह की। उसने कहा, उसने मन में सोचा जो काम हमें करना चाहिए वो कौन काम कर रहा है? इर्तगीन कर रहा है, तो इर्तगीन सबसे बड़ा हो जाएगा, मैं तो दिल्ली के सत्ता में गायब हो जाऊंगा। इसने एक षड्यंत्र रचा। किसने षड्यंत्र रचा? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने एक षड्यंत्र के द्वारा इर्तगीन की हत्या करवा दी। क्यों? क्योंकि राजनीति में कोई किसी सगा संबंधी नहीं होता। शासक कोई नहीं चाहता कि हमारे जूनियर क्या बने? शासक बने या उनके विशेषाधिकारों का प्रयोग करें। तो पहला नायब है दिल्ली दरबार में, पहला अमीर है, पहला नायब है जिसकी हत्या कौन करवा रहा है? स्वयं सुल्तान। क्यों करवा रहा है? हाँ, अपनी वरीयता को बनाए रखना, अपनी सत्ता को बनाए रखना। क्योंकि उसके विशेषाधिकार कौन प्रयोग किया? इर्तगीन। हाथी और नौबत बजवाना चाहिए था किसको? बहराम शाह को, सॉरी, हाँ, मुइजुद्दीन बहराम शाह को, लेकिन कर कौन रहा है? इर्तगीन। इतना बात समझ में आया? इधर देखिए, अगर पूछे किसके समय में दिल्ली दरबार में 3 पद, पहले क्या था? सुल्तान, वजीर, बात खत्म। 3 पद कब बने किसके दरबार में? मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये भैया मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है ये 1240 से लेकर के 1242 तक शासक रहता है। कितना? 1240 से 1242 तक। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? दिल्ली दरबार में पहली बार 3 पद का गठन हुआ, सुल्तान, वजीर, नायब, किसके शासनकाल में? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किसकी हत्या करवाई थी? इर्तगीन, अपने नायब इर्तगीन की। आप इसका जान रहे हैं क्यों? क्योंकि नौबत और हाथी दरवाजे बंधवाने के कारण पहला ऐसा अमीर है जिसकी दिल्ली दरबार में क्या हो रही है? हत्या। बात समझ में आया? इससे फिगर बनाइए, फिर हाँ आमा आपको लिखवा देते 1-2 पॉइंट। बन गया है? बना लीजिए, 1 मिनट का समय है। हाँ लिखिए, दिल्ली दरबार में इर्तगीन पहला
नायब है, दिल्ली दरबार में इर्द गिर्द पहला नायब है जिसकी हत्या सुल्तान के षड्यंत्र द्वारा हो जाती है, जिसकी हत्या सुल्तान के षड्यंत्र द्वारा हो जाती है। ओके, आइए चलते हैं आगे। अब अगला शासक है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह में कोई खास बात नहीं है। 1242 से 1246 तक इनका क्या है, टाइम पीरियड है। 1242 से 1246 तक। बस आप क्रम के रूप में जानिएगा, इनकी कोई बहुत विशेष भूमिका नहीं है। ठीक, किसकी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो बताइएगा रजिया के बाद शासक कौन बना, मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम के शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। अब आइए अगला शासक देते हैं नासरुद्दीन महमूद को। अगला शासक नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद का समय पीरियड है 1246 से 1263 तक। कितना, 1246 से 1263 तक। ये जब शासक बना, कौन शासक बना, नासरुद्दीन महमूद जब शासक बना तो दिल्ली दरबार में कुल मिला के कहिएगा ये बिना ताज के बादशाह था। कौन, महमूद। नासरुद्दीन महमूद बिना ताज के बादशाह था, नहीं सुल्तान था, लेकिन इसकी जो जीविका थी, जीविका चलाता था वो भैया कुरान की आयतों को लिख करके। क्या करता था ये नासरुद्दीन महमूद, कुरान की आयत लिखता था। क्या लिखता था, कुरान की आयत। कुरान की आयतों को लिखता था और दिल्ली दरबार में बेचा करता था। कौन, यही प्रश्न बना है। कुरान, हाँ, कुरान की आयतों को लिखता था और दिल्ली, आयत मतलब जैसे आप रामायण में समझिए श्लोक वगैरह होते हैं ना, दोहा वगैरह होता है ना, वही समझिए कुरान में भी वैसे होते हैं। उसको लिखता था, पवित्र चीज़ थी, लोग क्या करते थे, खरीदते थे, उससे इसके क्या करती थी, जीविका चलती। देखिए सुल्तान है दिल्ली के, लेकिन जीविका इसकी कैसे चल रही, बड़ा गरीब शासक है। और क्या करता था भैया, नमाजी टोपी। टोपी जानते हो ना, नमाज की टोपी देखे हैं, जो नमाजी टोपी हुआ करती थी, हाँ, नमाजी टोपी जो हुआ करती थी उससे ये क्या कर सिलता था और सिल करके बेचता था। कौन, नमाजी टोपी सिल करके बेचता था, कुरान की आयतों को लिख करके बेचता था, जिससे क्या चलती थी, इसकी जीविका चलती थी। जानते रहिएगा ऐसा शासक है लेकिन इनके जीविका चलने के क्या है विधान, बड़ा ही गरीबी में जीवन बीता है। किसका, नासरुद्दीन महमूद शाह का। तो लिख लो भैया, उतार लीजिए, बोले हेडिंग आ रही है नासरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1263। इसमें भी कोई खास बात नहीं है, उतारो तो बोल देते हैं। यह शासक कुरान की आयतें तथा नमाजी टोपी बेचकर अपना जीवन चलाता था। कुरान की आयतें तथा नमाजी टोपी बेचकर अपना जीवन चलाता था। कौन भैया, नासरुद्दीन। आइए, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज। क्या नाम है, मिनहाज
मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी, तबकात ए नासरी। क्या लिखा है इसने? तबकात ए नासरी। इनकी पुस्तक है तबकात ए नासरी। नासरी, ये जो तबकात ए नासरी है, क्या है? किताब है। क्या है? किताब है। किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। किसको समर्पित किया? किसको समर्पित किया? नासरुद्दीन महमूद को। ये जब किताब लिखा तो ले जाकर के सुल्तान को भेंट किया, यानी उद्घाटन किससे करवाया किताब का? नासरुद्दीन महमूद से। लिखिएगा, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी नासरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नासरुद्दीन महमूद को क्या है? समर्पित है। चले भैया आगे चलें। आइए अब चलते हैं। अगला शासक है जिसका नाम है बलबन। दिल्ली दरबार में आ रहा है बलबन। बलबन, बलबन 1266 से इसका समय पीरियड है। 1266 से 1286, 1266 से 1286। आइए इसके बारे में थोड़ी कहानी जान लेते हैं, 1 मिनट की है। ये जो बलबन है, बलबन भी स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान था। ठीक, ये भी एक दासी ही है, एक गुलाम ही है। बगदाद में एक बाजार थी, नैसापुर की बाजार। नैसापुर की बाजार में इसे क्या किया गया था? बेच दिया गया था। किसको? बलबन को। नैसापुर की बाजार से लाया गया, बेचा गया कहाँ? दिल्ली के दास बाजार में। दिल्ली के दास बाजार में इस बलबन को खरीद लिया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को भाग गया और इल्तुतमिश ने खरीद लिया। यानी ये जो बलबन है, कुल मिलाकर के इल्तुतमिश के समय से ही दिल्ली दरबार की कार्यभार को देख रहा है, कैसे क्या हो रहा है। चले आगे। ये रहा बलबन। अब ये जो बलबन है, जब नासरुद्दीन महमूद शाह थे तो नासरुद्दीन महमूद के दरबार में सेवा का काम कर रहा था। इस समय देख रहे हैं नासरुद्दीन महमूद जो हैं, कैसे जीवन बीत रहा है इनका? गरीबी में। अब सुल्तान चला जा रहा है, जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। बलबन ने महसूस किया कि सुल्तान की सत्ता को क्या करना चाहिए? कायम करना चाहिए। जो सुल्तान की प्रतिष्ठा है, गौरव, इसे क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। अब ये धीरे धीरे किसके करीब आ गया? नासरुद्दीन महमूद के करीब आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये बलबन नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन महमूद क्या है इस समय? नासरुद्दीन महमूद के करीब आया और नासरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कौन कर दिया? बलबन। इम्प्रेस करने के लिए अपनी बेटी का विवाह बलबन ने नासरुद्दीन महमूद से किया। बाद में कहा जाता है यही बलबन नासरुद्दीन महमूद को विष दे के मार दिया था। कौन? दिल्ली की दरबार में देख रहे हैं, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। अब कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उनकी जो बिटिया थी वही जहर पिला दी थी। 2 वर्णन मिलता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं बलबन ने विष दे के मारा था, कुछ कहते हैं बलबन ने अपनी बिटिया से कहा था इनका विकेट गिराने के लिए, तो उनको भैया क्या दी? विष का प्याला। और क्या हुए? ये भैया धरती छोड़ के चले गए। कौन?
नासरुद्दीन महमूद, क्योंकि इनके समय में सुल्तान की गरिमा, सुल्तान की प्रतिष्ठा क्या हो गई थी, नष्ट। अब जब शादी कर लेता है, कौन शादी कर लिया, किससे किया, बलबन की पुत्री से, तो नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि दी। क्या दी, उपाधि दी, खुश होकर के। उपाधि है उल्गू खां की, उल्गू, उल्गू खां। उल्गू खां किसकी उपाधि है, बलबन की। किसने दिया, नासरुद्दीन ने दिया। तो ये पूछा जाता है, तो आप हेडिंग डाल के एक लाइन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोले नासरुद्दीन की, सॉरी बलबन ने से लिखिए, बलबन ने अपने पुत्री का विवाह, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह दिल्ली के सुल्तान नासरुद्दीन से कर दिया था, नासरुद्दीन से कर दिया था। नासरुद्दीन से कर दिया था। नासरुद्दीन ने, अगला पॉइंट, नासरुद्दीन ने बलबन को एक उपाधि प्रदान की थी, उल्गू खां की। बलबन को एक उपाधि प्रदान की थी, उल्गू खां की। ठीक, तो एक उपाधि क्या हो गई, उल्गू खां। क्लियर। आइए देखते हैं इसका मूल नाम क्या था। किसका मूल नाम, बलबन का। बलबन का मूल नाम, आप लोगों का भी कई नाम होंगे ना, 4-5 नाम तो होंगे, पर क्या नाम है, प्राची क्या, कम से कम। तो इनका भी एक मूल नाम था, बलबन का मूल नाम था भैया बहाउद्दीन बलबन। क्या नाम था, मूल नाम, बहाउद्दीन बलबन। क्या नाम हो गया, बलबन तो था ही, और इसका एक मूल नाम था बहाउद्दीन बलबन। उपाधि कौन थी, उल्गू खां। किसने दिया, उल्लू मत कर देना नहीं तो उल्लू लिख देना, ठीक है। आगे देखिएगा, जब इसने राज तिलक किया, किसने राज तिलक किया, बलबन जब अपना राज तिलक करता है तो अपना नाम फिर बदल देता है, फिर अपना नाम रखता है गियासुद्दीन। तो यहां लिख देते हैं राज तिलक के समय, नहीं राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय अपना नाम रखा, कौन, क्या नाम रखा, गियासुद्दीन। हाँ, बहाउद्दीन हो गया, गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन। ये पूछा है कब कब कैसे नाम बदला, गियासुद्दीन। अब क्या इसका नाम हो जाए, गियासुद्दीन बलबन। पहले क्या था, बलबन, फिर क्या नाम रखा, बहाउद्दीन बलबन। एक उपाधि मिली थी उल्गू खां की। ठीक, ये जो बलबन है अपने आप को नियाबते खुदाई भी कहता है। नियाबते खुदाई मतलब ईश्वर की परछाई। अभी कहानी देखिएगा इनके कितने डेंजर हैं। ईश्वर की परछाई, एक नाम और मिल गया, नियाबते खुदाई। हम यहाँ लिख देते हैं, इनका एक नाम और है नियाबते खुदाई। नियाबते खुदाई। ब्रैकेट में आप लिखिएगा नियाबते खुदाई बा ईश्वर की परछाई, ईश्वर की परछाई, ईश्वर की परछाई। ठीक, अब देखिए इनके एक बार इनका रिवीजन करिएगा। बलबन नासरुद्दीन महमूद के समय, ठीक, आया शासन सत्ता में, और नासरुद्दीन महमूद को इम्प्रेस किया, अपनी पुत्री का विवाह किया, बाद में विष दे करके उनका विकेट गिरा दिया। अब जब विवाह हो जाता है तो नासरुद्दीन बड़े खुश हुए, लेकिन इनको पता नहीं था इसके बाद क्या होने वाला है। इनको एक उपाधि मिली उल्गू खां की, इनका मूल नाम बहाउद्दीन।
और जब राज तिलक किया तो एक नाम रखा गियासुद्दीन, हो गया गियासुद्दीन बलबन, और एक नाम और है नियाबते खुदाई, ईश्वर की परछाई। चलें आगे, हो गया। चलो भैया अब देखते हैं बलबन के कार्य, बलबन के कार्य, बलबन के कार्य। ऊप तो नहीं लग रही है। बलबन के कार्य, बलबन ने एक सिद्धांत दिया, राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत किसने दिया? बलबन। अब बात आती है राजत्व का सिद्धांत क्यों दिया, बस एक लाइन में जान लेना है, क्यों दिया। प्रश्न बनता है कि नहीं? क्योंकि नासरुद्दीन महमूद के समय सुल्तान की प्रतिभा और गौरव क्या हो गई थी? नष्ट हो चुकी थी। कोई सुल्तान से डरता ही नहीं था। तो शक्ति को स्थापित करने के लिए, यानी किसकी? सुल्तान की, सुल्तान की शक्ति को क्या करने के लिए? शक्ति को स्थापित करने के लिए, और सुल्तान की प्रतिष्ठा और गौरव को स्थापित करने के लिए। सुल्तान की क्या? प्रतिष्ठा प्लस गौरव। सुल्तान की शक्ति को स्थापित करने के लिए, सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए इसने राजत्व का सिद्धांत दिया। किसने दिया? बलबन ने दिया। क्योंकि इसे समझ जाएंगे कि लिखवा दें? समझ जाएंगे ना? तो आप सिर्फ जानिएगा, अगर पूछ ले कहीं राजत्व का सिद्धांत पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसने दिया? बलबन ने। क्यों दिया? ताकि सुल्तान की गरिमा प्रतिष्ठा क्या रहे? बनी रहे। ठीक है। अब बात आती क्या है, यानी ये राजत्व का सिद्धांत क्यों दिया। अब जान लेते हैं क्या है। चलें आगे, इसको मिटा दें, लिखने वाले लिख लेंगे। आइए देखते हैं, नहीं तो फिर हमें बार बार लिखना पड़ेगा। बलबन के कार्य क्या क्यों दिया, समझ गए आप लोग? अब इसको समझा देते हैं क्या है ये राजत्व का सिद्धांत। क्या है, क्या है? आप लोग बताएं, कुछ बचपन से पढ़े होंगे, साथ में है शायद, कक्षा 7 की एनसीईआरटी में है। आइए देखते हैं। बलबन कहता है अपने आप को, क्या है? ते है नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई, खुदाई। आइए इसको समझ लेते हैं। सुल्तान ने जनता से कहा, क्या कहा? सुल्तान ने जनता से कहा कि ईश्वर ने हमें भेजा है। कहाँ भेजा है? धरती पे भेजा है। बलबन कह रहा है, भय कायम कर रहा लोगों में, ईश्वर ने हमें भेजा। कहाँ भेजा? धरती पे। जाओ तुम लोगों के ऊपर शासन करो। क्या करो? लोगों के ऊपर शासन करो। और नियाबते खुदाई का मतलब होता है ईश्वर की परछाई। क्या होता है? ईश्वर, ईश्वर की परछाई, परछाई। और इसने जनता से कहा, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, ईश्वर नाराज होगा। क्या हो जाएगा? ईश्वर नाराज हो जाएगा। ईश्वर नाराज हो जाएगा तो हम नाराज हो जाएंगे, और हम नाराज हो जाएंगे तो आपको दंड देंगे। समझ रहे हैं क्या भौकाल बना रहा है? जनता को डरा रहा है कि नहीं? अगर आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, क्योंकि मैं नाराज हो जाऊंगा और हमसे पहले ईश्वर नाराज हो जाएगा तो बोलेगा इनकी उनको क्या दो? कड़ी से कड़ी सजा दो। तो बात समझ में आया भैया? ठीक। क्या है? तो नियाबते खुदाई है। नियाबते खुदाई किसको कह रहा है? यानी अपने आप को, सुल्तान को। किसको? सुल्तान को।
क्या है? तो सुल्तान क्या है? इधर देखिए एक बार, सुल्तान क्या है? नियाबते खुदाई है नी, ईश्वर की परछाई है। अब मान लीजिए हमारे बातों को ना मानना, आप किसकी बात को नहीं मान रहे हैं? ईश्वर की बात को नहीं मान रहे। समझ में आया डियर? पक्का? उतार लो, बोल रहे हैं, लिखो। बलबन ने सुल्तान के पद को नियाबते खुदाई कहा है। बलबन ने सुल्तान के पद को नियाबते खुदाई, ने अपने आप को कह रहा है, वो अपने आप को कह रहा है, नियाबते खुदाई कहा है। अर्थात ईश्वर की परछाई, अर्थात ईश्वर की परछाई, अर्थात ईश्वर की परछाई। सुल्तान के आदेशों का, सुल्तान के आदेशों का, ब्रैकेट में बलबन, सुल्तान के आदेशों का ब्रैकेट में बलबन, आदेशों का पालन न करने पर दंड का विधान किया गया था। दंड का विधान किया था, ऐसा लिखिए, दंड का विधान किया था। ठीक भैया, चलें आगे। आइए देखते हैं राजत्व सिद्धांत की विशेषता। राजत्व राजत्व सिद्धांत की विशेषता। सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत की विशेषता, विशेषता। राजत्व सिद्धांत की क्या विशेषता थी, इसे आइए देखते हैं। पहली विशेषता थी भैया प्रतिनिधि की, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। दूसरी विशेषता थी निरंकुशता की, निरंकुशता, निरंकुशता। अगली विशेषता थी दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज विभाग का गठन, दीवान ए अर्ज। तीनों हम समझा देते हैं। राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत अपने आप को, ध्यान दीजिएगा, अपने आप को बलबन ने ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। किसका प्रतिनिधि? ईश्वर का, कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूं, शासन कहां करूंगा? आपके ऊपर। इसी राजत्व के सिद्धांत में इसने निरंकुशता को बढ़ावा दिया। किसने? बलबन। अभी आपको बताएंगे क्या क्या निरंकुशता है। और इसने एक सेना का गठन किया जिसे कहते हैं दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या है? सैन्य विभाग है। किसने गठन किया है? बलबन ने। अब इसके अंतर्गत इसने क्या किया? महिला कमांडो फोर्स बनाई, पुरुष कमांडो फोर्स बनाई, और सबके हाथ में चमचमाती नंगी तलवार थिमा दी। किसने? बलबन। बलबन इसे छोटा सा था, बड़ा से मुकुट लगाता था, लंबी दाढ़ी रखता था। जब नंगी तलवार दे दी लोगों के हाथ में, इस सेना, इस सैन्य विभाग के तहत सुल्तान जब दरबार में निकलता था तो ब्लैक कमांडो इधर, ब्लैक कमांडो इधर, और वो लोग बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सुल्तान प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, भौकाल बनाता था ताकि लोगों में क्या हो? डर कायम हो। और नंगी तलवार देखने बाद किसकी हिम्मत है कि आ जाए सुल्तान के सामने, ताकि सुल्तान की प्रतिष्ठा और गौरव बना रहे। तो लिखिएगा, बोले, बलबन ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना था। बलबन ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना था। ईश्वर का प्रतिनिधि माना था। ओके। और इसने दिल्ली दरबार में निरंकुशता को कायम रखा। और इसने दिल्ली दरबार में निरंकुशता को कायम कायम रखा।
कायम रखा। नोट नोट में लिखिएगा, इसने दीवाने ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। इसने दीवाने ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया, जिसमें कौन फोर्स थी? कमांडो फोर्स, ब्लैक कमांडो भाई, बड़े खतरनाक इसके सैनिक थे। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। किसने किया? बलबन ने। ठीक। अब इस राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत इसने प्रयास क्या किया है, आइए देखते हैं राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत प्रयास क्या किए हैं। प्रयास इसने क्या किया? दिल्ली दरबार भैया सजदा लागू कर दिया। क्या? सजदा। सजदा आप जानते हैं, चाहे सजदा बोलो चाहे सिजदा बोलो, बात एक है। आइए समझाते हैं। सजदा का मतलब क्या करना? सुल्तान को देख कर क्या करना? नमस्कार करना। क्या करना? नमस्कार करना ही क्या कहलाता है? सजदा। और इसने क्या लागू किया? पायबोस। क्या लागू किया भैया? पायबोस। सजदा और पायबोस पूछा गया है किसने लागू किया दिल्ली दरबार में? तो बलबन। पायबोस मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। क्या करना? सुल्तान के पैरों को चूमना और सजदा के तहत अपनी पगड़ी को उतार करके सुल्तान के पैर में रख देना, फिर उनके पैर को दंडवत प्रणाम करके क्या करना? चूमना। है क्या है? पायबोस। पायबोस यानी पैर को चूमना। एक कौन लागू किया है? अब बताओ आप लोग, क्या आम जनता करती रही होगी? आम जनता सिर्फ सजदा कर सकती है। इतनी हिम्मत नहीं आम जनता कि सुल्तान के पैर तक पहुंच जाए। ये करेंगे उनके मंत्री, उनके दरबारी, उनके अधिकारी जब कहीं से आएंगे, उनके प्रांतपति, तो अपनी पगड़ी को उतार के उनके चरणों में रख करके क्या करेंगे? दंडवत प्रणाम करके उनके पैरों को चूमेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं? कितना खतरनाक शासक है। कौन? बलबन। तो सजदा और पैबोस दिल्ली दरबार में किसने लागू किया? बलबन ने। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक त्योहार चला है भैया, देखते हैं, नवरोज त्योहार। और इसने बलबन ने क्या प्रयास किया है? प्रयास बलबन का भैया। बलबन बड़े खतरनाक शासक हैं। आगे देखिएगा, इसने भैया नवरोज त्योहार लागू किया। नवरोज। ये नवरोज त्योहार कैसा त्योहार है? ईरानी त्योहार है। कैसा त्योहार है? ईरानी। स्मृति ईरानी मत लिखिएगा, ईरानी त्योहार है। नवरोज त्योहार किसने दिल्ली दरबार में लागू किया? बलबन ने। किसने? बलबन ने। भी समय देंगे, पहले समझ लो ये करो तुम लोग तो। ठीक है, अब छोड़ रहे हैं, डरो मत। ऊब लग रही होगी ना, काफी समय हो गया। एक और देख लीजिए, और इसने क्या प्रयास किया? एक प्रयास और देखते हैं। इसने लौह एवं रक्त की नीति लागू की। किसने भैया? बलबन ने एक नीति लागू की लौह एवं रक्त की। किसकी? लौह एवं रक्त की। अब नहीं बोल रहे आप लोग। लौह एवं रक्त की नीति। रक्त की नीति पूछा गया है, भूलना मत, नहीं तो भूल जाओ। घर पे जाओ, नया चावल हुआ है इस समय, तो घर में सबके नया चावल हो गया है, थोड़ा डोज बढ़ा दिए। डोज क्यों बढ़ाओगे? क्योंकि चावल थोड़ा नया मीठा लगता है ना। जब चावल का डोज बढ़ेगा नींद आएगी, नींद आएगी, मस्त सो जाओगे। इसे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इधर देखिए, बलबन में कौन सी नीति लागू की? लौह एवं रक्त की नीति लागू की। इसने कहा, मेरी भुजाओं में अफरासियाब वंशज का, किसका? अफरासियाब वंशज का पवित्र रक्त बह रहा है, और मेरी भुजाएं, इधर देखिए, मेरी भुजाएं लौह के समान बलिष्ठ हैं। बलिष्ठ मतलब मजबूत हैं। इसमें जो रक्त है, कैसा रक्त है? पवित्र रक्त है। किस वंश का है? तो अफरासियाब वंश का है। जब मैं, ये बलबन कहते हैं भैया, जब मैं निम्न कोट के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी बाहें क्या होती है? बताओ, बोलिए बोलिए, प्रज्ञा बताओ।
कहता है जब मैं निम्न कोट की व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी बाहें इसे कितना हरामखोर शासक कभी नहीं देखा गया। एक निजामी है, क्या बोले हम फिर से याद दिलाओ। हाँ, इसकी बाहें उसे मारने के लिए क्या होती हैं, फड़फड़ा उठती हैं। कौन कह रहा है, बलबन कह रहा है। एक है भैया कलाकार और के.एम. निजामी। अब के.एम. निजामी को देखिएगा, के.एम. निजामी, इनका मजा लेते हैं। किसका मजा लेते हैं, बलबन का। के.एम. निजामी साहब कहते हैं, इतिहासकार हैं, के.एम. निजामी साहब इनका आनंद लेते हैं, तुम शासक कम अभिनेता ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि भगवाले तो मार रहे हैं भैया, लव एम रक्त नहीं, इतना अपने आप को ईश्वर से जोड़ दिया, पूछिए मत। तो एक प्रश्न बनता है, किसने बलबन को कहा है शासक कम अभिनेता ज्यादा हो? क्या मारोगे आप टिक में, के.एम. निजामी। लिखवा दें तो लिखो, कहाँ तक लिखे हैं? इसको लव एम रक्त की नींद लिखी है क्या? लिखिएगा। इनकी बात, इनकी मतलब बलबन की बातों से, बलबन की बातों से इतिहासकार, बलबन की बातों से इतिहासकार के.एम. निजामी साहब कहते हैं, के.एम. निजामी साहब कहते हैं, बलबन शासक कम अभिनेता ज्यादा है। डायलॉग कौन मारता है फिल्म में, अभिनेता। बलबन शासक कम अभिनेता ज्यादा है, बलबन शासक कम अभिनेता ज्यादा है। ठीक भैया, समझ में आया? यूपीएससी पूछा है कई बार, पीसीएस में 2-3 बार आ चुके हैं। तब आज यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।